फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं और पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे इंस्पायर हैं यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर एनश्राइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा। पार्ट 3 को हम मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। संविधान का भाग 3 जो है उसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस जानते हैं यहाँ पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब फंडामेंटल राइट्स इन वाइडर फॉर्म दैन एनी अदर कंट्री। तो ये कहता है कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट जितनी विस्तृत तरीके से दिए गए हैं उतना किसी और देश के में नहीं दिए गए हैं। तो हमारे देश में इतनी आपको हर चीज़ के लिए स्वतंत्रता है, आपको हर चीज़ का अधिकार है। आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक गारंटी है। अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है कोई भी वॉयलेट करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसका मतलब यही है। नेक्स्ट है मतलब यही बताया, फंडामेंटल राइट इज अ टाइप ऑफ गारंटी फॉर ऑल द सिविलियंस ऑफ द कंट्री दैट दे हैव देयर रिस्पेक्ट, डिग्निटी एंड इक्वल टर्म। मतलब यही है कि फंडामेंटल राइट एक गारंटी है हर सिविलियन के लिए, और अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो कोई भी सिटीजन सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स शो द प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी। फंडामेंटल राइट्स जो है डेमोक्रेसी की प्रोग्रेस को दर्शाते हैं। तो आपको यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है ये एक नोट बना लीजिएगा। बेसिकली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहले जो था 7 फंडामेंटल राइट्स थे। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। तो अब हमारे पास बचे हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। तो आप आई होप समझे होंगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। किस साल में? 1978 में किस फंडामेंटल राइट को हटाया गया? राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। तो अब हमारे पास बचे हैं 6 फंडामेंटल राइट। आप इतनी जो है इन्फॉर्मेशन को नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हटाया गया है, ठीक है, और किस ईयर में हटाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जैसा कि आप समझ सकते हैं, अब 6 ही फंडामेंटल राइट है हमारे भारतीय संविधान में। ऐसी कोई भी पावर जो हमारे फंडामेंटल राइट को कम करती है उसे हम नल कंसीडर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट एक नागरिक के लिए है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं 6। राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो ये हो गए हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन आर्टिकल को कंप्लीट पूरी तरह से। तो राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है हमारे देश में जो भी कानून बनेगा वो हर नागरिक के लिए समान होगा। इसका मतलब है ये कि कानून की नज़रों में सब समान होंगे, कोई भी स्पेशल नहीं होगा, कोई भी अंडर स्पेशल नहीं होगा। मतलब कानून जो होगा वो सबके लिए समान होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऊंची पोस्ट पे है तो उसके लिए कोई प्रिविलेज होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कानून बनेगा एक कानून सबके लिए समान होगा और इक्वली होगा। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 कहता है किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग या उसकी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव ना किया जाए। इसका मतलब ये है कि किसी से अगर कोई किसी धर्म का है, अगर आप किसी धर्म के हैं, आप उस धर्म को मानते हैं, कोई दूसरा किसी और धर्म को मानता है, तो आप उससे किसी भी तरह का भेदभाव ना करें। अगर आप फीमेल हैं और आप मेल से भेदभाव ना करें, मतलब यही है। आप कहीं भी आपका जन्म कहीं भी हुआ है, मान लीजिए आपका जन्म दिल्ली में हुआ है तो और किसी का जन्म लखनऊ में हुआ है, तो आप इससे किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। आप सब बराबर हैं कानून की नज़रों में। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपने दिल्ली में जन्म लिया है तो आप बहुत महान हो गए, किसी ने लखनऊ में लिया है तो वो नहीं महान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब इक्वल है, एवरीबडी इज़ इक्वल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है नौकरी में समानता। मतलब सरकारी रोजगार के लिए जो भी वैकेंसी आएगी, जो भी फॉर्म आएंगे, उसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी से भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। मतलब कोई भी सामान्य रोजगार सबके लिए है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है,
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। ये आर्टिकल 17 जो है एसएससी का फेवरेट आर्टिकल है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आर्टिकल 17 का मतलब है अस्पृश्यता का अंत, और अगर जो भी ऐसा करता है उसे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब जो भी छुआछूत करेगा या ऐसी चीज़ें करेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अस्पृश्यता का अंत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। इसका मतलब है कि दिल्ली सल्तनत में जैसे बादशाह, शहनशाह, गाजी, मलिक, राजा और इस तरह की उपाधियाँ जो होती थी उन्हें उनका अंत कर दिया गया है हमारे संविधान में आर्टिकल 18 के तहत, सिवाय मिलिट्री और एकेडमिक को। जैसे मिलिट्री में, डिफेंस में जैसे जनरल, कर्नल, इस तरह की उपाधियाँ। एकेडमिक में आप डॉक्टर हैं, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है, इंजीनियर, और जो भी एकेडमिक के टाइटल होते हैं और जो डिफेंस के टाइटल होते हैं उनको छोड़ के बाकी सारे टाइटल्स का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। अब ये 6 राइट कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन। इसका मतलब ये है कि आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, आप एक जगह इकट्ठा होने के लिए आप उसके लिए भी स्वतंत्र हैं। शांतिपूर्वक ढंग से बिना हथियारों के आप एक जगह पे एकत्रित हो सकते हैं। आप सभा या समूह बना सकते हैं। एसोसिएशन का मतलब ये है, ठीक है। एसोसिएशन का सिंपल सा मतलब ये है, आप सभा या समूह बना सकते हैं। आपको कहीं भी देश में घूमने की आज़ादी है, आप कहीं से भी फ्रीली घूम सकते हैं, सिवाय आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, प्रोहिबिटेड एरिया है, आप वहाँ छोड़ के बाकी फ्रीली पूरे देश में घूम सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है, क्योंकि हम अगर अननेसेसरी किसी के एरिया में जाएंगे, उनके कल्चर को डिस्टर्ब करेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं जाएगी। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। ट्राइबल एरिया का भी एक कल्चर होता है, तो वो अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। हम अपने इंटरेस्ट के लिए किसी के कल्चर, मतलब किसी की जगह पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाके उसे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बस इसका सिंपल सा यही मतलब है, आप कहीं भी जा सकते हैं, बस जो जिन जगहों पे जाना अलाउ नहीं है वहाँ पे नहीं जा सकते हैं बस। और आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। रेसिडेंस का मतलब ये है। प्रोफेशन का अधिक, और ये लास्ट में है प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है आप जो भी बनना चाहें, आप जो भी करना चाहें, जो भी पढ़ाई पढ़ना चाहें, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जो भी पढ़ाई करना चाहें, आप जो बनना चाहें, आप बन सकते हैं। तो देखिए हमारा फंडामेंटल राइट्स कितने हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है फंडामेंटल राइट। अब आप ये समझ सकते हैं कि एक भारत के नागरिक को जितने अधिकार मिले हैं, उतना किसी भी देश में इतने अधिकार अपने नागरिकों को नहीं दिए गए। मैंने पहले बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड मच वाइडर फॉर्म देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, आर्टिकल 20 देखते हैं। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। हमारे संविधान में सबसे पावरफुल आर्टिकल है आर्टिकल 20, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, इन्हें कभी भी रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 20 में ऐसा है क्या। तो आर्टिकल 20 में का मतलब है, अगर आपने एक अपराध किया है तो उसके लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने एक अपराध किया है तो उसके लिए आपको मल्टीपल सजाएं मिले। आपने जो अपराध किया है आपको उसी के लिए सज़ा मिलेगी, और जो हमारी सज़ा है वो उस समय के कानून के अनुसार होगी। ऐसा नहीं है कि जब जो कानून उस समय का होगा उसी समय के अनुसार ही आपको जो है पनिशमेंट मिलेगा, उसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पनिशमेंट मिलेगा। और इसका मतलब ये है कि आपने जैसे 5 साल पहले कोई क्राइम किया है तो आपको उसके बाद आपने सज़ा से आप फ्री हो गए हैं, तो आप अपना एक सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो मतलब आपको उसकी सज़ा मिल चुकी है, उसके बाद आप उससे मुक्त हो गए, तो आप अपना नॉर्मल लाइफ लिव कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो है अपराधी जो होगा वो स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देगा। तो आपको आर्टिकल 20 में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग थी मैंने बताई है। मतलब चलिए फिर से एक बार बता देती हूँ। अगर आपने एक क्राइम किया है तो उसके लिए आपको एक ही सज़ा मिलेगी। और नेक्स्ट बताया था सज़ा उस समय के कानून के अनुसार होगी। मतलब जो कानून, उस सज़ा से पहले कोई कानून बना हो या बाद में कोई कानून बना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उस समय जो कानून था उसके अकॉर्डिंग ही आपको पनिशमेंट मिलेगी, और ना उसके पहले के कानून के अकॉर्डिंग ना बाद के कानून के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली जो उस समय के कानून के अकॉर्डिंग है पनिशमेंट, वही आपको मिलेगी। और नेक्स्ट बताया था कि स्वयं के विरुद्ध जो है गवाही नहीं देगा। जो भी जिसको सज़ा मिलेगी वो स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और 21 कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और ये कभी भी रोके नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। आपसे आपके जीवन जीने का अधिकार कोई भी नहीं ले सकता है, और आपकी अच्छे से जीवन जीने का अधिकार कोई नहीं ले सकता है। आपकी पर्सनल लिबर्टी को भी कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। तो ये है हमारा आर्टिकल 21, कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। आप अपना चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि
आर्टिकल 21 कहता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान उनके माता पिता के द्वारा दिया जाए। ठीक है, तो मतलब इसका सिंपल सा यही है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। और नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसका मतलब है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 20 हमारा कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आपसे आपके जीवन जीने का अधिकार कोई भी नहीं ले सकता है, आपकी पर्सनल लिबर्टी को कोई भी नहीं भंग कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 21 ये हो गया। और 21A हो गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 हमारा कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। इसका मतलब है मानव तस्करी और किसी से ज़बरदस्ती किसी भी तरह का कार्य नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, अगर जो भी ऐसा करता है तो उसके लिए लॉ बने हैं, जो इसके विरुद्ध जाता है तो उसके अगेंस्ट केस हो सकता है और ये लीगल नहीं है। बस इतना सा आप ये समझ लीजिए, किसी भी मनुष्य से ज़बरदस्ती काम बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जा सकती है और मानव तस्करी भी नहीं की जा सकती है। तो आर्टिकल 23 आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज़। तो इसका मतलब है जो बच्चे होते हैं उनको डेंजरस फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करवाया जा सकता है। उन बच्चों को ऐसी जो खतरनाक जगहें होती हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कोल माइंस हो गई और जैसे जहाँ हैजार्डस फैक्ट्रीज़ हो गई, इसी तरह की एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि इन तरह की जगहों पर छोटे बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं किया जा सकता है, ये रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमारा आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी धर्म और आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। मतलब आप स्वतंत्र हैं, आप अपने जो भी धर्म को मानते हैं आप उसे अपना फॉलो कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए फ्री हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, इसका मतलब ये है आप धार्मिक मुद्दों के लिए आप फ्री हैं। ठीक है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आप धर्म के प्रचार के लिए कोई भी टैक्स नहीं देंगे, इसके लिए आप फ्री हैं। आप अपना फ्रीली इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप फ्री हैं, अपने रिलीजियस अफेयर्स को अटेंड कर सकते हैं। आप जिसमें आपकी आस्था है आप उसमें आप शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो सिंपली आर्टिकल 28 हमें यही बताता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। तो इसे माइनॉरिटीज़ की लैंग्वेज जो है उसे अपना संरक्षण दिया जाना चाहिए। आर्टिकल 29 हमें सिंपली यही कहता है। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थान अपना बना सकती है, उसमें अपना जो भी उनकी शिक्षा दीक्षा है उनका ये राइट है कि वो अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकती है और उसे मैनेज कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 हो गया प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ राइट ऑफ। एंड आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है आर्टिकल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आर्टिकल 32 इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो आर्टिकल 32 हमें ये कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, कोई भी व्यक्ति या कंपनी या स्टेट या कुछ भी आपका इस फंडामेंटल राइट को आपका हनन करता है, तो आप फ्री हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। ठीक है, आप अपने राइट के वॉयलेशन पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 5 तरह की रिट जारी होती हैं। तो पहली रिट है हैबीज कॉर्पस, दूसरी है मैंडेमस, तीसरी है प्रोहिबिशन, चौथी है सर्टियोररी एंड फिफ्थ इज क्यू वारंटो। तो बस अब आपको ये रिट्स जो हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और मैनेज भी करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 32 का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल 32 में हमें रेट्स भी बताई गई हैं, हैबीज कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, ग्रेजुअली एंड क्यू वारंटो। ठीक है, चलिए एक बार अब यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल पेन टैब नहीं है मेरे पास, तो मैंने अपना इस पर कुछ नोट नहीं कर पाई हूँ। आई होप आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज़ करते हैं पूरे आर्टिकल। ये थे हमारे 6 आर्टिकल। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार 14 से 18, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एंड 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 एंड 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी आर्टिकल 32। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। टिल देन कीप स्टडीइंग।